इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? तो इंटरनेशनल नाम में है कि दो लोगों के बीच में, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंट्री में आप बिजनेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। आप वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वहाँ पे जाके आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं, पिगी बैंकिंग कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो कई भी तरीके हैं जिससे कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी कंट्री में तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। वो अलग अलग मोड हो सकते हैं बिजनेस परफॉर्म करने के। तो उस केस में हम आपको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड एट ए ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में आप कोई सामान बेच सकते हो, दूसरे कंट्री जाके सर्विस जो है दे सकते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो, कैपिटल यानी पैसे की लेन देन कर सकते हो, नॉलेज का ट्रांसफर कर सकते हो अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। तो वो क्या कहलाएगा? ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल। मतलब कि ग्लोबल या ट्रांसनेशनल स्केल पे, नहीं कि खाली एक ही कंट्री में करना, आपको मल्टीपल कंट्रीज में जो है आपको करना होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में नॉर्मली यही होता है कि जब आप गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल या फिर नॉलेज का ट्रांसफॉर्म, नॉलेज का जो है ट्रेड करते हैं अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, वही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस। टू कंडक्ट बिजनेस ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज नीड टू ब्रिज सेपरेट नेशनल मार्केट इनटू वन ग्लोबल मार्केट प्लेस। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने के लिए किसी भी कंपनी को, जो कि एमएनसी कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनी, उनको जो है अलग अलग मार्केट को जो है ब्रिज करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है किसमें? एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जब आप जो है एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हो। वह बिजनेस आपका कुछ भी हो सकता है, गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कैपिटल या नॉलेज को ट्रांसफर आप कर रहे हो। तो एग्जांपल आपके सामने है अमेजोन, कोका कोला, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, आईबीएम, गूगल, यूट्यूब, ये अलग अलग कंपनीज हैं जो कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में जो है ये फैली हुई हैं, वो अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। दीज कंपनीज हैव इंडिपेंडेंट ऑपरेशन इन ईच कंट्री एंड ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ ऑफिसेज, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। तो ये जो एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं हम, इंटरनेशनल बिजनेस कर जो कंपनी करती हैं, उनके कंपनीज के जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं हर कंट्री में, और हर कंट्री में उनका ऑफिस होता है, सब्सिडरी ऑफिस हो सकता है, हेड ऑफिस हो सकता है, और एम्प्लॉयज़ अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं। इवन द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कैंपेन आर कस्टमाइज एज पर लोकल नीड। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, वो भी बल्कि लोकल नीड, यानी कि जिस कंट्री में है उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज किए जाते हैं। अब जैसे देखिए यूट्यूब इंडिया, गूगल इंडिया, तो गूगल अमेरिका का है लेकिन गूगल इंडिया, यानी गूगल इंडिया इंडिया के लिए कस्टमाइज़ किया गया है। तो इसी तरीके से क्या है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है कंट्री वाइज जो है वो कस्टमाइज़ भी किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल में वो मोड होता है, टेक्निक होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं कि कैसे आपको करना है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये समझना कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये हो गया कि जब आप एक कंट्री से ज़्यादा अलग अलग कंट्री में जो है अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं। अमेजोन, कोका कोला, ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अब बात आ गई इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ये जस्ट इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। देखिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि जब कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म कर रही होती है तो उस कंपनी को मैनेज करना ही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग मार्केट एंड ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। तो कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में सर्व कर रही है, बिजनेस परफॉर्म कर रही है, ट्रेड कर रही है, उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहलाता है। अगर सिंपली हम कहें तो मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो जाएगा? ए कंपनी दैट इंगेज इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस, वही क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि कंपनी दैट इंगेज इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। उसको मैनेज करना है क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल मैनेजमेंट। इन्वॉल्व, अब इसमें क्या कहते हैं, क्या मैनेज करते हैं? तो बट ऑब्वियस बात है, जो आप डोमेस्टिक में मैनेज करते हो वही आप इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज करते हो, जैसे प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन किसका? ह्यूमन रिसोर्स का, फाइनेंस का, फिजिकल रिसोर्सेज का, ठीक है, ऑफ द फर्म एंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी कि अपने फर्म में तो करोगे प्लस नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी इसी को देखोगे कि सपोज करें कि आपका जो ऑफिस है कहीं अमेरिका में ओपन है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा, एलोकेशन करना होगा, यूटिलाइजेशन करना होगा, ह्यूमन का, फाइनेंस का, फिजिकल रिसोर्सेज का। तो यही क्या है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हो।
तो इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपनी परफॉर्म करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्मली दो नाम आपने सुना होगा, एमएनई या फिर एमएनसी। एमएनई मतलब कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, यानी कि ऐसे एंटरप्राइजेज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्म कर रहे हैं अपना बिजनेस, या फिर एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये दोनों नामों से आप जो जानते हैं इनको, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करती है नॉर्मली। तो ये हो गया इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अब हम बात कर लें कि डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक टू ट्रांसनेशनल टॉपिक है, तो डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल, मल्टीनेशनल, नॉर्मली डिफरेंस पूछा जाता है मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल। तो देखिए डोमेस्टिक का तो सभी को पता होगा, डोमेस्टिक बिजनेस यानी कि नेशनल बिजनेस, यानी कि जब आप अपनी कंट्री में ही अपना पूरा बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हो, आप किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस परफॉर्म नहीं करने जाते हो, तो डोमेस्टिक बिजनेस कहलाता है। कंपनीज दैट ऑपरेट मोस्टली और सोलली विद इन वन कंट्री आर डोमेस्टिक फर्म्स, यानी कि वो कंपनीज जो कि अपने कंट्री में ही परफॉर्म कर रही होती हैं उनको हम डोमेस्टिक फर्म कहते हैं। द प्रोडक्ट एंड सर्विस आर टिपिकली टेलर्ड टू द लोकल एनवायरनमेंट विच में लीड कस्टमर्स टू ट्रस्ट और प्रेफर डोमेस्टिक कंपनीज ओवर फॉरेन बिजनेस। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लोकल इन्वायरमेंट, यानी कि अपनी कंट्री के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि ट्रस्ट गेन होता है लोकल पीपल्स का फॉरेन कंपनी के बिजनेस से। तो मतलब कि फॉरेन कंपनी को लोग कम प्रेफर करते हैं और अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा लोकल है। जैसे कि आप पतंजलि को प्रेफर करते हैं कि पतंजलि हमारे मेड इन इंडिया हो गया। जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि इंडिया में जो बन रहा है उसको लोग प्रेफर करेंगे, फॉरेन वाले को कम प्रेफर करेंगे। तो ये डोमेस्टिक बिजनेस हो गया। अब बात कर लें मल्टीनेशनल बिजनेस। तो कि मल्टीनेशनल बिजनेस यानी कि मल्टीनेशनल कई सारे बिजनेस क्या कहते हैं कि नेशन में आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए मल्टीनेशनल ट्रांसलेशन में बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। मल्टीनेशनल क्या होता है कि कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एंड हैव ए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये एक से ज़्यादा कंट्री में काम करती हैं। वहाँ पे इनके सब्सिडरी ऑफिस भी होंगे, यानी कि हर कंट्री में इनके ऑफिस होंगे। वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा, एचआर होगा, फाइनेंस होगा, सारी चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी। लेकिन जो मेन डिसीजन होगा वो कहाँ लिया जाएगा? वो सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कि जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होगा वहाँ पे वो डिसीजन लिया जाएगा। वहीं पे ऑन से होम कंट्री एंड इट्स सब्सिडरी, यानी कि एक हेड ऑफिस होगा जो कि होम कंट्री होगी जहाँ पे वो एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हर जगह पूरे देश में उसकी सब्सिडरीज फैली होंगी, और हर जगह के लिए डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगा? होम कंट्री से होगा। वहाँ से मतलब कि कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है बाकी कंट्रीज़ में। तो ये मल्टीनेशनल बिजनेस में एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आईबीएम हो गया, पेप्सिको हो गया, नेस्ले हो गया, तो ये सब क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि इनका हेड ऑफिस जहाँ है वहीं से ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं कि क्या कैसे करना है। वहीं पे ट्रांसनेशनल बिजनेस क्या हो जाएगा? बस माइनर से डिफरेंस है। ट्रांसनेशनल भी क्या है? वन से मोर देन वन कंट्री से परफॉर्म करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग इंडिया में ओपन कर देती हैं। ट्रांसनेशनल कंपनीज हैव मेनी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बट डू नॉट हैव ए सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए मल्टीनेशनल में क्या है कि ये मेनी सब्सिडरीज खोल देते हैं, सब्सिडरीज अलग अलग कंट्री में खोल देते हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? अलग अलग कंपनी ही खोल देती है। अब जैसे कि यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर इंडिया का नहीं है, लेकिन यूनिलीवर इंडिया में अलग कंपनी खोल देगी है, तो अब वो सिर्फ यूनिलीवर इंडिया है। उसका जो भी यूनिलीवर इंडिया का जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, जो भी अच्छा मतलब कि बिजनेस को रन करने के लिए जो भी सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करनी होती है, वो सब इंडिया में ही डिसाइड किया जाएगा, और इंडिया के लोगों द्वारा ही जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसाइड करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसनेशनल बिजनेस, यानी कि अलग अलग कंपनी अलग, वहाँ पे सब्सिडी, वहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता कि यूनिलीवर अमेरिका का है तो अमेरिका वाले ही इंडिया के यूनिलीवर को भी कंट्रोल नहीं। अब उन्होंने क्या किया? अपनी एक नई कंपनी खोल दी यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोग होंगे वही उसके लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे, वही लोग उसको मैनेज करेंगे। जैसे मैकडी, यूनिलीवर, एप्पल, ये क्या है? सब ये अपनी नई नई कंपनी, अपनी अपनी मेन कंपनी उनकी वही है एप्पल, लेकिन नाम वही रहेगा, लेकिन उसको कंपनी दूसरी कंपनी खोल के वहाँ पे दूसरी कंट्री में ऑपरेट करेंगे, रन करते हैं। तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसनेशनल बिजनेस कहते हैं। तो ये डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल बिजनेस हो गया। बात कर लें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस के। तो डोमेस्टिक बिजनेस अगर आप विद इन होम कंट्री अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या होंगे? तो सबसे पहले चीज़, लो ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने की जो कॉस्ट होगी और जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने की कॉस्ट होगी, वो एज पर कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पे कम होगी, क्योंकि आप विद इन कंट्री अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। लेस और नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू टैरिफ एंड एक्सचेंज, यानी कि बहुत सारे टैरिफ्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाती हैं, और जब आप एक जगह से दूसरी कंट्री में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट भी एप्लीकेबल होता है। तो होम बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, अगर कोई टैरिफ होगा तो भी कम लगेगा। इट क्रिएट्स मोर जॉब एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर आप होम बिजनेस करते हैं, अपनी कंट्री में बिजनेस करते हैं, तो आपकी कंट्री के ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फैमिलियरिटी विथ लीगल सिस्टम इन दी होम कंट्री, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे अपना बिजनेस करेंगे तो वहाँ के लीगल सिस्टम से, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से आपको जो है पूरी जानकारी होगी, फैमिलियर होंगे, तो वहाँ पे आपको उनसे भी डील करने में बहुत ही कंफर्टेबल होगा, आप उनसे आसानी से डील कर सकते हैं। नो कम्युनिकेशन एंड कल्चरल बैरियर, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन और कल्चर बैरियर नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने ही कंट्री में बिजनेस करें तो आपको अपने कल्चर के बारे में, अपने कम्युनिकेशन के बारे में, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत जो भी लैंग्वेज है आप उसको उसके बारे में पता होगा, तो इससे ये सारी चीज़ें आप आसानी से बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है अगर आप अपने ही कंट्री में बिजनेस करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ की लैक ऑफ रिसोर्सेज दैट रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है या फिर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है जो बाहर कंट्री के पास है। तो जब डोमेस्टिक करेंगे तो फिर बाहर की चीज़ें आपको पास नहीं मिल पाएंगे, तो रिसोर्स की वजह से कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ रुक जाएगा। लिमिटेड चॉइस, यानी कि आपके पास उस कंट्री के पास क्या है, चॉइस लिमिटेड रह जाएंगी। लेकिन जब इंटरनेशनल कंपनीज भी आती है तो उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं करोगे तो आपके पास चॉइस क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। नो फॉरेन अर्निंग, कोई भी फॉरेन अर्निंग जो है आपकी नहीं होगी, आपको विद इन कंट्री जो लोकल अर्निंग हो रही है सिर्फ वही होगी। तो ये डिसएडवांटेज भी है डोमेस्टिक बिजनेस के। वहीं पे हम बात कर लें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज मोर रेवेन्यू मोर कस्टमर, बट ऑब्वियस बात है कि जब ज़्यादा आप इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करेंगे, यानी अपने घर के बाहर निकल के दूसरे कंट्रीज में बिजनेस करेंगे, तो कस्टमर की संख्या भी बढ़ेगी और रेवेन्यू यानी कि आपका इनकम भी ग्रो करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। भाई आपको बाउंड कर दिया जाए कि आपको सिर्फ जो है अपने कंट्री में जो है रिसोर्सेज को सेल करना है, रिसोर्स को यूज़ करके प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हो सकता है कि आप अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना कर पा रहे हो। लेकिन अब जब आपका एक्सपैंड होगा, लार्ज कस्टमर्स होंगे, तो फिर आप जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, यानी कि आप अपनी रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्प्रेडिंग रिस्क, यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे हो, यानी कि अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो और आपका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में बिजनेस है, तो अगर कहीं एक जगह नुकसान होता है तो आप बाकी दोनों जगह पे आप रिस्क को कवर कर सकते हो। तो आप जो रिस्क को ना स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, ये नहीं कि एक ही जगह सारा का सारा रिस्क सेंट्रलाइज हो रहा है। रिस्क आपको जो है डिसेंट्रलाइज कर, यानी कि आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आप आपका बिजनेस है ग्रो करेगा और एक्सपेंड करेगा, यानी कि अब आप सिर्फ इंडिया में नहीं, आप जो है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे पाए जाएंगे, आपका प्रोडक्ट जो है हर जगह अवेलेबल होगा। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होगा। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड प्रिविलेज, यानी कि बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि वहाँ वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज उनके कंट्री में जाएं और वो वहाँ पे बिजनेस परफॉर्म करें, जिससे कि वहाँ पे गुड्स सर्विसेज मिलेंगी, साथ ही साथ वहाँ पे जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है और प्रिविलेज भी देती है, तो ये बेनिफिट जो है इंटरनेशनल बिजनेस के केस में मिल जाता है। फेवरेबल इंटरनेशनल पॉलिसीज, और बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने के लिए आपको फेवर करती हैं। वहीं पे डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली चीज़ की डिप्लीशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आप क्या होता है कि अगर कोई आप बाहर की कंपनी जो है वो आपके यहाँ पे बिजनेस परफॉर्म करती है आके, तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट करती है, ख़त्म करती है। इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज़, आप क्या कर सकते हो सकता है कि वो जो है हार्मफुल कमोडिटीज़ आपके यहाँ पे भेज दे, और इससे क्या होगा कि आपके लोगों को जो है नुकसान होगा। तो हार्मफुल कमोडिटीज़ को अपने यहाँ से हम किसी दूसरे कंट्री में भेज दे रहे हैं। राइवलरी अमॉन्ग नेशंस, यहाँ पे क्या होगा कि नेशंस के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा। डंपिंग, डंपिंग में क्या होता है कि आप जो है सपोज करिए कि चाइना है, तो चाइना अपने यहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन है वो वहाँ पे जो है 300 में बेच रही है, लेकिन आपकी कंट्री में आके वो 200 में बेच रही है, जबकि उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, 250 थी। 250 में प्रोड्यूस किया, चाइना में 300 बेच रही है, यहाँ पे 200 बेच रही थी। क्या है कि डंपिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का डिसएडवांटेज है। फॉरवर्ड द ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे क्या है कि होम इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। बट ऑब्वियस बात है कि रुक जाएगी, क्योंकि बाहर का कहीं ना कहीं दूसरा आएगा तो हमारे यहाँ का पैसा अपने यहाँ पे लेके चला जा रहा है, इकोनॉमी उसकी ग्रो करेगी, तो इससे जो है कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर भी होता है, यानी कि बाहर के लोग अगर आएंगे तो उनके कम्युनिकेशन और कल्चर बैरियर जो होते हैं वो बैरियर आएगा कि वो सही से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनको जो है यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं उतना नॉलेज होता है, तो ये बैरियर होते हैं, इससे कि वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाएंगे। ये जो है डिसएडवांटेज होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। अब बात कर लें डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफिनीशन, अगर इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस देखें तो वैन द बिजनेस इज कंडक्टेड विद इन द नेशनल बाउंड्री, यानी कि जब नेशनल बाउंड्री के अंदर जो है बिजनेस कंडक्ट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस। वहीं पर जब बियॉन्ड द बाउंड्री जाते हैं आप किसी नेशन के, यानी कि वर्ल्ड में कहीं अलग अलग कंट्रीज़ में जो है बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है। डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो डील करता है
लोकल डोमेस्टिक करेंसी में, यानी कि जो इंडियन करेंसी है उसी में, इंडियन की कंपनी है तो इंडियन करेंसी में ही डील करेगी। वहीं पे जो इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसीज में डील करते हैं, यानी कि रुपए में भी डील कर रहे होंगे वो, डॉलर में भी डील कर रहे होंगे वो, यान में भी जो है डील कर रहे होंगे। वहीं पे डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो लेस रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि आप अपने घर में ही परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, वो ज़्यादा रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि अपने घर में तो परफॉर्म कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देशों में परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे क्या है, रिस्क रहता है। जैसे कि अब अभी देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी जो है जो अलग अलग इंटरनेशनल बिजनेस उन दोनों कंट्रीज में कर रही है, कहीं ना कहीं उनको जो है रिस्क वहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस करें, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रसिया में काम करना बंद कर दिया, बैन लगा दिया गया है, तो उससे उनका भी जो है नुकसान हो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लो, डोमेस्टिक बिजनेस के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। नो इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ एंड कोटाज बैरियर ऑफ कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या होता है कि डोमेस्टिक बिजनेस में आपके ऊपर कोई भी टैरिफ या कोटा बैरियर नहीं लगता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में आपके ऊपर टैरिफ और कोटा बैरियर का असर होता है, वहाँ पे आपके ऊपर लग जाता है। ऑपरेशन इन अ यूनिफॉर्म कल्चर, डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो एक यूनिफॉर्म कल्चर में ही ऑपरेशन करता है, बट अब ज़्यादा कि आप अपने घर में ही परफॉर्म करो, अपने कंट्री में परफॉर्म करो, तो वहाँ पे एक ही टाइप का कल्चर आपको मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस जब आप जाते हैं, यानी कि बियॉन्ड कंट्री आप जो है अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से डील करना पड़ता है, तो इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। जैसे कि डोमेस्टिक बिजनेस का एग्जाम्पल देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, ब्रिटानिया, ये सब क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस। वहीं पे इंटरनेशनल बिजनेस में आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, नेस्ले हो गया, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। तो ये डिफरेंस है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में भी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, यानी कि फॉरेन मार्केट में कैसे आप इंटर कर सकते हैं। ग्लोबलाइज मीन्स क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कैसे आप इंटर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में, वो स्ट्रेटजीज क्या है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स इनटू अनदर कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो किसी भी दूसरे कंट्री में डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे खुद बेच रहे हो चाहे किसी दूसरे के थ्रू बेच रहे हो, किसी एजेंट्स के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन आप अपने घर में ही करते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको आप बाहर कंट्रीज में भी सेल करते हो। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हो। दूसरा है पिगी बैकिंग, एक्सपोर्टिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर एक्सपीरियंस्ड कंपनी। ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे कंपनी का जिसके पास एक्सपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में। फिर है मर्जर एंड एक्विजिशन, नाम से क्लियर है, मर्जर एंड एक्विजिशन यानी तो आप किसी दूसरी कंपनी, जो दूसरी कंट्री में कोई कंपनी है उसके साथ मर्ज कर जाएं या फिर उसको एक्वायर कर लें, यानी परचेज कर लें। डूइंग मर्जर और एक्वायरिंग एंड ओवरसीज कंपनी, यानी कि बाहर की कोई भी कंपनी को आप उसके साथ मर्ज हो जाएं या फिर उसको एक्वायर कर लें। फिर चौथा स्ट्रेटजी है मार्केट में एंटर करने का, फॉरेन मार्केट में एंटर करने का, फ्रेंचाइजी, अलाउइंग टू यूज ट्रेडमार्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लायर गुड्स, जैसे कि मैकडी में होता है, फूड आउटलेट्स में होता है। तो आप अपनी फ्रेंचाइजी बाहर इंडिया से बाहर या फिर आप किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी यानी अपनी ट्रेडमार्क और डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ कर दे कि दूसरी कंपनी यूज कर सकती है। फिर पांचवा टेक्निक है लाइसेंसिंग, आप लाइसेंस प्रोवाइड कर दीजिए दूसरी कंपनी को, वो आपका जो है उसको राइट ट्रांसफ़र कर दीजिए कि आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को दूसरे कंट्री में यूज़ कर सकता है, जैसे कि कोका कोला लाइसेंस देती है। फिर है जॉइंट वेंचर, इसके थ्रू भी आप जो है मार्केट में एंटर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, जहाँ पे दो अलग अलग कंपनीज मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाते हैं और उसको बिजनेस परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि आप दो कंपनी मिलकर कोई तीसरी कंपनी बनाकर उसको दूसरे देश में कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोनी और एरिक्सन, सोनी अलग कंपनी है, एरिक्सन अलग कंपनी है, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और सोनी एरिक्सन मोबाइल लॉन्च किए, मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च किए इन्होंने, तो इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। ये क्या है, एक तरीके का पार्टनरशिप ही है। टू कंपनीज एग्री टू वर्क टुगेदर क्रिएटिंग ए थर्ड इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड कंपनी। तो यहाँ पे दो कंपनी एक साथ मिलकर काम करती हैं और तीसरी कंपनी में आती हैं उसको मैनेज करती हैं। तो जॉइंट वेंचर भी क्या हो गया, एक फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी हो गया। इसी तरीके से टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप बाहर किसी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, फिर उसको आप वापस कर कहते हैं एक बार बाहर मार्केट में एंटर करते हैं। फैसिलिटीज टू इज बिल्ड बाई ए कंपनी फॉर अनदर कंपनी एंड हैंडेड ओवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट। फिर है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, एक तरीके का FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है, सपोज करिए कि इंडिया की कोई कंपनी है, वो बाहर किसी दूसरे देश में जाती है और वहाँ पे एक नया पूरा सब्सिडरी ब्रांच अपना ओपन करती है शुरू से लेके, यानी कि एक बेस से बना के पेरेंट कंपनी क्रिएट ए न्यूली होली ऑन्ड सब्सिडरी इन डिफरेंट कंपनी, यानी कि पूरी होली जो है वो ऑन्ड होगा, यानी कि कंप्लीटली
जो इंडियन कंपनी है उसी का वो ऑन सब्सिडरी ब्रांच होता है। वो किसी के साथ ना मर्ज करती है, ना एक्सपोर्ट करती है, ना फ्रेंचाइजी देती है, ना लाइसेंस देती है, अपनी खुद की ब्रांच सब्सिडरी ब्रांच वहाँ पे ओपन करती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकता है कोई भी कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक एमएनसी क्या होता है, तो मल्टी नेशनल कंपनी या फिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन भी इसको कहते हैं, एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनी या फिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। तो एमएनसी नाम से क्लियर है कि ऐसी कंपनीज जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है वो क्या कहलाएगी, एमएनसी। आर द कंपनीज दैट हैव देयर हेड ऑफिस इन वन कंट्री एंड रीजनल ब्रांचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इनकी कहीं किसी एक देश की कंपनी होती है तो उनका हेड ऑफिस उसी कंट्री में होता है, फिर बाकी अलग अलग कंट्रीज में ये अपने ब्रांच ओपन करके वहाँ पे भी बिजनेस परफॉर्म करती हैं। तो इस टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं, एमएनसी। हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में होगा और ब्रांचेज उनके हर कंट्री में होंगे। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि उनका मेन मोटिव क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्रीज में वो प्रोवाइड कर सके। सिंपली ए कंपनी विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज इन मोर देन वन कंट्री। तो एमएनसी किस टाइप की कंपनी होगी, ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि अमेरिका की कंपनी है लेकिन हर जगह ब्रांच अवेलेबल है। नेस्ले स्विट्जरलैंड की है जो कि हर जगह ब्रांच अवेलेबल है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं विप्रो है, टाटा है, आईबीएम है, इन्फोसिस है, नोकिया है, डिलॉयट है, डेल है, एचएसबीसी है, मोटोरोला है। तो ये सब क्या है, ये सब एमएनसीज हैं। यानी कि इनका हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में है और लेकिन ब्रांचेज और जो रीजनल ब्रांचेज है वो हर कंट्री में, आपको मैक्सिमम कंट्री में मिल जाएंगे। तो इस टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में ही हम बात करेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है एमएनसीज के, यानी कि एक अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट जाके सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना, क्या मेरिट्स है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, जनरेट होता है अलग अलग कंट्री में जब आप ओपन करते हैं। फॉरेन कैपिटल का फ्लो होता है, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हो सकता है कि जिस तरीके से आप रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो दूसरे तरीके से कोई दूसरा नहीं यूज़ कर सकता है। तो प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और टेक्निकल डेवलपमेंट होता है। लोकल मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियस बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा जब टेक्नोलॉजी मूव करेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मूव करेगा। डीमेरिट्स भी हैं कुछ, जैसे कि डेंजर फॉर डोमेस्टिक रिसोर्सेज है उनको डेंजर हो सकता है कि आप गलत तरीके से मिसयूज़ भी कर सकते हैं बाहर की कंपनी जाके। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का भी रिपेट्रिएशन होता है। डेंजर टू इंडिपेंडेंस पे यानी कि आज़ादी पे भी खतरा है कि अब बाहर की कंपनी आके हमारी कंट्री में बिजनेस करेगी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, एक्सप्लॉयटेशन भी पीपल का होता है, लोकल रिसोर्सेज का होता है। और कंपटीशन टू एमएसएमई, जो हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको कंपटीशन भी मिलता है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, देखिए आपने इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा होगा एमबीए फर्स्ट में भी कि क्या होता है कि माइक्रो एंड मैक्रो भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल यहाँ पे जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, बट ऑब्वियसली बात है आप क्या जा रहे हो, बाहर किसी दूसरे कंट्री में जो है बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आपको जो है मेन फोकस किस पे करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, यानी कि मैक्रो के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। तो एन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज रन देयर बिजनेस। तो ये जस्ट आपने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक ऐसी सराउंडिंग होती है जहाँ पे बिजनेस को अपना परफॉर्म करना होता है, जो कंपनीज होते हैं उनको अपना बिजनेस परफॉर्म करना होता है। तो मैक्रो यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको ध्यान रखने होते हैं। तो जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक जीडीपी कैसी है उस कंट्री की, आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ के इकोनॉमिक लेवल कैसा है, लोगों का इनकम लेवल कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैसी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज वहाँ पे इजिली अवेलेबल है कि नहीं लेवल है, लेवल ऑफ इनकम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स कैसे हैं वहाँ पे उस कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप परफॉर्म करने जा रहे हो। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे देखने होती हैं, क्योंकि आप जो बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती है, तो उसको आप पहले अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, तब आपको जो है दूसरे कंट्री में बिजनेस परफॉर्म करने जाना है। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, अब आप जिस कंट्री के हैं, मतलब आपका जो होम कंट्री है वहाँ पे सोशल और कल्चर अलग हो सकता है, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ के लोगों के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वहाँ की सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, सोशल नॉर्म्स, सोशल स्टेटस, वो सब अलग होंगे। तो उसको भी आप जो है वो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालता है, तो उसको जो है आपको अच्छे से स्टडी करना होता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ये भी क्या है, रूल से रिलेटेड है कि पॉलिटिकल, इंडिया में पॉलिटिक्स अलग है, लीगल रूल्स है वो अलग है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अलग है। दूसरी कंट्रीज़ में उनका अपना पॉलिटिकल होगा, अपना लीगल रूल होगा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा। तो आपको इसको भी देखना है कि टैक्सेस क्या है, सब्सिडीज़ क्या मिल रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड लॉज क्या है, कि यहाँ पे कंपनी खोलना कितना आसान है, दूसरी कंपनी में
खोलना, कंट्री में कंपनी खोलना कितना आसान है, वहाँ पे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, टैक्सेस कहाँ पे ज़्यादा देने हैं, कहाँ पे कम देने हैं, सब्सिडी कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, कहाँ पे कम मिल रही है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से आ जाते हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में इसकी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है, यानी कि जो आपको नेचुरल मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल जो होता है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वेदर कैसा है वहाँ पे, ठंडा गर्म प्रदेश है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसे हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज, पोर्ट फैसिलिटी यानी कि समुद्र के किनारे जो आपको पोर्ट मिलता है वहाँ पे आपको सामान उतारने के लिए जगह है या नहीं है, स्पेस है, फैसिलिटी है कि नहीं है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे आपको देखने होते हैं। तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो क्या वो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो क्या आपको लेके जाना होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई कंट्रीज़ में जहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो कंट्री जब अपना बिजनेस परफॉर्म करने जाती है उस दूसरे कंट्री में तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके जाती है वहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको ये भी देखना है कि जब दूसरी कंट्री में बिजनेस परफॉर्म करने जाते हो तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है या नहीं है, या फिर आपको अपना जो होम कंट्री का टेक्नोलॉजी आपको होस्ट कंट्री में लेके जाना होगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है। तो ये कुछ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है जो कि आपको देखने होते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखना है, इसको इन डिटेल आपको जो है तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हमने रिवीजन की जो है इसको प्रैक्टिस किया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।